नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल क्लासेज में। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे जीवाश्म पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर पढ़ रहे थे। और ऑर्गेनिक मैटर का हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एक तो सामान्य जानकारी, क्या होता है ऑर्गेनिक मैटर या जीवाश्म पदार्थ क्या होता है। तो जीवों के अंश को हम क्या कहेंगे, जीवाश्म पदार्थ। ठीक है। फिर इसके विच्छेदन के बारे में पढ़ा था, तो विच्छेदन कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव करते हैं। ठीक है। और विच्छेदन होने के बाद में जो पदार्थ अपने को लास्ट जो विच्छेदित नहीं होगा पदार्थ, जो सबसे जटिल पदार्थ मिलेगा वो कौन सा मिलेगा बेटा, ह्यूमस। कौन सा मिलेगा, ह्यूमस। ठीक है। ह्यूमस एक क्या है, संकीर्ण पदार्थ है। ठीक है। जो इसका अपघटन आगे नहीं हो पाता है। और जो किसी पदार्थ को तोड़ने पर सबसे छोटा जो कण मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। और इस ये क्या होता है, एक कोलाइडल पदार्थ होता है। ठीक है। इसका जो रंग होगा वो कैसा होगा, डार्क ब्राउन, या कह सकते हो गहरा भूरा या ब्लैक। कैसा होगा, ब्लैक या डार्क ब्राउन। ठीक है। तो मृदा में जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन से गहरे भूरे या काले रंग का क्या बनता है, कोलाइडी पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हुमस। ठीक है। फिर बेकमैन एवं ब्रेडी के अनुसार अगर परिभाषा देखें, तो बेकमैन और ब्रेडी ने क्या कहा, हुमस भूरे या गहरे रंग के क्या होते हैं, एक्रिस्टलीय कोलाइड पदार्थ का जटिल एवं रोधक मिश्रण है, जो कि मूल उत्कों से रूपांतरित या विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होते हैं। या तो किससे, किसका रूपांतरण है बेटा, मूल उत्कों का है, या क्या है, विभिन्न मृदा जीवों द्वारा संश्लेषित होता है। संश्लेषण का मतलब निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण। फिर हुमस जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन में प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लिग्निन, जटिल प्रोटीन, वसा, तेल, मोम, सूक्ष्म जीवों के उत्कों से रूपांतरित व संश्लेषित होकर हुमस का क्या होता है, निर्माण। ठीक है। जब लिग्निन है, जटिल प्रोटीन है, वसा है, तेल है, मोम है और सूक्ष्म जीवों के उत्तक है, ये विच्छेदित नहीं हो पाते हैं, तो लास्ट में जो पदार्थ बचेगा वो क्या बचेगा अपने पास है, हुमस बचेगा। क्या बचेगा, हुमस। ठीक है। फिर आता है हुमिक पदार्थ में तीन प्रकार के अंश पाए जाते हैं। क्या, कितने प्रकार के अंश, तीन प्रकार के अंश। कौन कौन से, देखो जैसे इसमें मिलता है हुमिक अम्ल। क्या मिलता है, हुमिक अम्ल। और इस हुमिक पदार्थ में कितने प्रकार के अंश, तीन प्रकार के अंश। ठीक है। अब हुमिक पदार्थ में कौन कौन से, एक तो फ्लेविक अम्ल है, एक हुमिक अम्ल है, और एक कौन सा है, हुमी। कौन सा है, हुमी। ठीक है। अब देखो फ्लेविक अम्ल है वो जल, अम्ल तथा क्षार में अधिक घुलनशील होता है। किस किस में, जल में घुल सकता है, अम्ल में घुल सकता है, और किस में घुल सकता है, क्षार में। फ्लेविक अम्ल पीले से भूरे पीले रंग का पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है, या तो पीले से भूरे पीले रंग का। ठीक है। दूसरा आता है हुमिक अम्ल की अगर बात करें, तो इस हुमिक अम्ल को उदासीन कौन करता है। कई बार कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि हुमिक अम्ल है वो किसके पाचन तंत्र में या डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूट्रलाइज्ड होता है, उदासीन होता है। अर्थवर्म पढ़ा है, केंचुआ। केंचुए के पाचन तंत्र में हुमिक अम्ल का क्या होता है, उदासीकरण होता है। ठीक है ना। देखो हुमिक अम्ल केवल क्षारों में घुलनशील है। किसमें घुलनशील है, क्षार में। हुमिक अम्ल कैसा होता है, रंग में गहरे भूरे से काले रंग का होता है। ठीक है। फिर आता है हुमिन। हुमिन की अगर बात करें तो हुमिन अम्ल अघुलनशील पदार्थ है। ये ना जल में घुलेगा, ना क्षार में घुलेगा, ना किस में घुलेगा, अम्ल। ठीक है। वाटर, एसिड और एल्केलाइन या बेसिक बेस है, उनमें क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। ठीक है। तो ये कैसा है, इनसोल्यूबल एसिड है। फिर आता है हुमस के गुण क्या है, हुमस के गुण। अब हुमस के दो प्रकार के गुण मिलेंगे, एक तो फिजिकल अपने को, एक तो कौन से मिलेंगे, फिजिकल, एक कौन से मिलेंगे, केमिकल। कौन से मिलेंगे, केमिकल, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, भौतिक और रासायनिक। ठीक है। अब भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, तो भौतिक में का मतलब है कि हमें आंखों से देखने पर क्या क्या विशेषता दिखाई देती है, क्या क्या गुण दिखाई देते हैं। भौतिक का मतलब ही क्या है, आंखों से देखेंगे, तो आंखों से देखेंगे तो इसका रंग दिखाई देगा, रंग कैसा होता है, ठीक है, कैसा है, डार्क ब्राउन कलर्ड क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सिटेंस है। फिर ये कैसा है, एक्रिस्टलीय तथा कोलाइडी पदार्थ है।
कैसा है, एक्रिस्टली और कोलाइड। और हुमस पे आवेश है वो कैसा होता है, ठीक है। कोलाइड में, कोलाइड पढ़ाया था, कोलाइड में बताया था, कोलाइड का जहां नाम आ जाता है, मृदा कोलाइड का नाम जहां मिल गया ना आपको, इसका मतलब उस पे चार्ज कैसा मिलेगा, ऋणावेश। कैसा मिलता है, ऋणावेश, ऋणावेश या नेगेटिव चार्ज। फिर ये जल में अविलय रहता है लेकिन कोलाइडी विलयन बनाता है। और कोलाइडी विलयन कैसा होता है, विषमांगी। कैसा होता है, विषमांगी। जैसे छाछ में आप पानी मिलाते हो ना, तो कुछ समय बाद छाछ अलग हो जाती है, पानी अलग हो जाता है। वो कैसा प्रकार का विलयन है, विषम, ठीक है। तो ये कैसा विलयन बनाएगा, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी सॉल्यूशन बनाता है। फिर ये मंद अम्लों एवं क्षारों में क्या होता है, विलय। मंद का मतलब कम क्षार और कम अम्लों में क्या होता है, विलय, ठीक है। फिर है इसमें सुगठ्यता तथा सहसंजन कम होता है। सुगठ्यता क्या होती है, प्लास्टिसिटी। क्या होती है प्लास्टिसिटी, जब हम मृदा को, ठीक है, एक मुट्ठी में बंद करते हैं तो मुट्ठी का शेप ले लेती है, और उसको छोड़ेंगे तो पुराने शेप में आ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी, ठीक है। और ये हुमस में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा आया है क्या, सहसंजन, समान गुणों वाले अणुओं के बीच आकर्षण, अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मोलिक्यूल्स, उसको हम क्या कहते हैं, सहसंजन या फ्यूजन, ठीक है। तो सहसंजन और सुगठ्यता दोनों ही इसमें क्या मिलेंगी बेटा, कम मिलती है। फिर हुमस की जल धारण क्षमता अधिक होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी क्या होगी, अधिक होगी। फिर ये अम्लीय होता है, नेचर कैसा होगा इसका, एसिडिक। इसमें फूलने व सिकुड़ने का गुण भी होता है। जैसे चिकनी मिट्टी देखिए, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी में बेटा कार्बनिक पदार्थों की या ऑर्गेनिक मैटर की क्या होती है, अधिकता होती है। और ऑर्गेनिक मैटर जहां नाम आता है वहां कौन सा कोलाइड मिलेगा अपने को, हुमस। कार्बनिक है कि कोलाइड है, कौन सा, हुमस, ठीक है। अब इसमें फैलने और सिकुड़ने का गुण है, तो जैसे पानी के संपर्क में आएगा तो ये क्या होगा, फैलेगा, पानी बाहर निकलेगा तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो चिकनी मृदाओं में जो दरार, क्रेक मिलती है सूखने पे, वो इसी के कारण, क्योंकि इसमें फैलने व सिकुड़ने का गुण है। तो फैलेगा तो बेटा ये क्या करेगा, फोर्स डालेगा तो दूर जाएंगे कण, दूर दूर। जब सिकुड़ेगा तो यहाँ बीच में क्या रह जाएगा, स्पेस रह जाएगा, ठीक है। इसलिए क्रेक, क्रेक की जो समस्या है ब्लैक सॉइल में वो क्या मिलती है, ठीक है ना। फिर है ये जल ग्राही होते हैं, कैसे होते हैं, जलग्राही। जब करने का मतलब वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। संतृप्त वायुमंडल से 2 से 6 गुना अधिक जल शोषित कर सकते हैं। कितना गुना, 2 से 6 गुना, ठीक है। फिर आते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हुमस में कार्बन की अगर बात करें तो कितना प्रतिशत होता है, 55 से 60%। अगर हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो कितना होता है, 4 से 5%। और ऑक्सीजन कितना मिलेगा, 35 से 40%, ठीक है। नाइट्रोजन है वो कितनी होती है, 3 से 6%, कितनी होगी, 3 से 6%, ठीक है। इसके अलावा क्या मिलती है, फॉस्फोरस, सल्फर और आयरन, ठीक है। फिर है इसका कार्बन नत्रजन अनुपात, याद रखोगे ये कार्बन नत्रजन अनुपात पूछते हैं, कितना है, 10:1। कितना होता है, 10:1। और ये पूछा हुआ भी है, ठीक है। फिर इसकी औसतन धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है। अब देखो औसतन तो कितनी होती है, 200, ठीक है। और वैसे अगर बात करें रेंज की, तो रेंज कितनी होती है, 150 से 300। कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी। क्या होती है, 150 से 300 सेंटीमोल पर केजी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। सबसे अधिक होती है इसकी धनायन विनिमय क्षमता, ठीक है। फिर हुमस का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। अब इसके निर्माण को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला है सॉरी, इनके निर्माण को 3 भागों में। पहला कौन सा है, लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। किसका होगा, लिग्नोप्रोटीन का निर्माण। अब देखो लिग्नोप्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, जैसे जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से हुमस बनने की क्रिया में शर्करा, स्टार्च, हेमिसेलुलोज एवं सेलुलोज के विच्छेदन होने से पदार्थ धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम। पदार्थ क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा पदार्थ था, धीरे धीरे इनका विच्छेदन हुआ तो विच्छेदन होगा तो क्या होगा, कम। या इतनी बड़ी पत्ती होती है, सड़ गल जाती है तो कितनी बचती है, इतनी बचती है ना, ठीक है। तो जैसे जैसे इनका अपघटन होगा
तो इनकी पदार्थों की धीरे धीरे मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तथा लिग्निन एवं तेल वसा की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाए, क्योंकि ये तो विच्छेदित हो गए, बचे कौन से, लिग्निन और तेल वसा। ये प्रतिरोधी पदार्थ है नत्रजन पदार्थ के साथ संयोग करके क्या बनाते हैं, ठीक है। ये जो लिग्निन है, तेली वसा है, ये किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, नाइट्रोजनी जो पदार्थ है, ठीक है, उनके साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और क्रिया करके क्या बनाते हैं, लिग्नोप्रोटीन, क्या बनाएंगे, लिग्नोप्रोटीन। फिर आता है रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण। किसका निर्माण, रोधी अणुजीव ऊतक का निर्माण, ठीक है। शर्करा एवं अन्य पदार्थों की विच्छेदन की प्रक्रिया में क्या निकलती है, ऊर्जा, और उस ऊर्जा का उपयोग कौन करते हैं बेटा, सूक्ष्म जीव कौन करेंगे, सूक्ष्म जीव। और अमोनिका लवण बनते हैं, कौन से लवण बनते हैं, अमोनिका, उससे सूक्ष्म जीव अपनी क्या बनाते हैं, अणुजीव ऊतक, क्या कह सकते हो, अपनी शरीर के लिए क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, या कहते हो अपने शरीर की क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तुम्हारी वृद्धि होगी, कैसे होगी, ऊतकों का निर्माण होगा, तभी होगी, ठीक है। फिर कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के दौरान जीव अणु पॉलीयूरोनाइड्स नामक यौगिक का क्या करते हैं, संश्लेषण। कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन जब होता है, जब क्या करते हैं, जीव है वो अणु, जीव अणु सूक्ष्म जीव है वो क्या बनाएंगे बेटा, पॉलीयूरोनाइड्स, क्या बनाएंगे, पॉलीयूरोनाइड्स, ठीक है। ये यौगिक क्या करेंगे, अणु जीव ऊतक के साथ मिल जाते हैं, ठीक है, तो जीव उसके ऊतक के साथ क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है। इस कारण सूक्ष्म जीव के मरने की पर इनका विच्छेदन बहुत कम हो पाता है, ठीक है, एवं मृदा में इकट्ठा होते रहते हैं, मृदा में क्या होते रहेंगे, एकत्रित होते रहते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये किसकी बात होगी बेटा, अणुजीव ऊतक के निर्माण की। तीसरा अपने पास प्रोटीन मृतिका संयोजन, प्रोटीन मृतिका संयोजन। कले एक अम्लीय लवण होता है, कैसा लवण होता है, अम्लीय, और इसमें अम्लीय गुण पाए जाते हैं, हुमस में भी अम्लीय पाए जाते हैं और इसमें भी कैसा है, अम्लीय। प्रोटीन में क्षारीय गुण भी होते हैं, इसलिए कले में प्रोटीन का अधिशोषण हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे समझो, मैं जल को अगर तोड़ूं तो जल से मेरे को क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन, एक क्या मिलेगा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल पे कैसा चार्ज होगा, माइनस, और हाइड्रोजन पे कैसा होता है, प्लस, ठीक है। अब देखो यहां मैं अगर बात करूं तो क्ले कैसा था, अम्लीय, अम्लीय है तो इस पे कैसा चार्ज मिलेगा अपने को, पॉजिटिव, क्षारीय है तो कैसा, नेगेटिव, तो आपस में क्या हो सकता है, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, आकर्षित होंगे, अट्रैक्शन होगा इनके बीच में, तो ये क्या बनाएंगे, एक पदार्थ बनाएंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद प्रोटीन और कले का क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है, ठीक है। अधिशोषण हो सकता है, अर्थात प्रोटीन कले संयोजन हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्रोटीन कले संयोजन हो जाता है। फिर है हुमस के संगठन की अगर बात करें तो हुमस में क्या क्या मिलता है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, सेल्यूलोज की अगर बात करें तो कितना है, हेमी सेल्यूलोज 3 से 5%, वसा एवं वसी यौगिक की अगर बात करें तो कितना होता है, 1 से 5%। लिग्निन की अगर बात करें तो कितना होता है, 35 से, क्योंकि जैसे जैसे इनका तो क्या होता है बेटा, डिकम्पोजिशन हो जाता है या विच्छेदन हो जाता है तो मात्रा क्या हो जाती है, कम, ठीक है, और किसकी मात्रा बढ़ जाती है, लिग्निन व तेली वसा की, ठीक है, फैटी जो एसिड है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर प्रोटीन की अगर बात करें तो कितनी होती है, 30 से, ठीक है, कुछ जटिल प्रोटीन होती है। फिर है खनिज मृदा में हुमस का तत्व के आधार पर संगठन, ठीक है, तत्व के आधार पे देखें कौन सा तत्व कितना मिलता है, तो कार्बन की अगर बात करें तो कितना होगा, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 35%, हाइड्रोजन की अगर बात करें 5%, और नाइट्रोजन कितना मिलेगा, 5%। फिर है जीवाश्म पदार्थों का मृदा गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव, ठीक है, जो जीवाश्म पदार्थ है वो मृदा उर्वरता को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब जीवाश्म पदार्थ क्या करते हैं बेटा, हुमस का निर्माण करते हैं, और हुमस का निर्माण जब होगा तो बेटा मृदा की भौतिक दशा अच्छी होगी, धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी, और धनायन विनिमय क्षमता बढ़ेगी तो पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है, और पोषक तत्व की मात्रा बढ़ेगी तो मृदा की उर्वरता क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। मृदा की उर्वरता किसको कहते हैं हम, कि अनुकूल दशा में, फेवरेबल कंडीशन में
मृदा द्वारा क्या प्रोवाइड करवाना, क्या उपलब्ध करवाना, पौधों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उपलब्ध करवाना। ठीक है, और वो पोषक तत्व भी कैसे होने चाहिए, एक तो अवेलेबल फॉर्म में होने चाहिए, प्राप्य रूप में होने चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो संतुलित मात्रा में होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए और उचित मात्रा में होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मृदा उर्वरता में बेटा ये भी याद रखेंगे कि मृदा की भौतिक दशा भी अच्छी होनी चाहिए। अगर किसी मृदा की भौतिक दशा अच्छी नहीं है तो उसमें कितने भी पोषक तत्व हो, उसको हम क्या नहीं कह सकते, उर्वर नहीं कह सकते। ठीक है, भौतिक दशा जैसे वायु संचार अच्छा नहीं है। अब वायु संचार अच्छा नहीं है तो मृदा में ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी ना। अब जड़ें भी क्या करती हैं, श्वसन करती हैं, और जड़ों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जड़ क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मर जाएंगे तो प्लांट तो ग्रोथ नहीं कर पाया। और पौधे की क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए, अपने को अच्छी उपज मिलनी चाहिए, तभी उसको हम क्या कहेंगे, मृदा उर्वरता। क्या कहते हैं, मृदा उर्वरता। एक होती है मृदा उत्पादकता, सॉइल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि एक हेक्टेयर में या किसी एक इकाई क्षेत्र में अपने को कितना प्रोडक्शन मिल रहा है, कितना उत्पादन मिला, उसको हम क्या कहते हैं, जैसे सबसे ज्यादा कहाँ की है उत्पादकता, पंजाब की। ठीक है, उसमें एक हेक्टेयर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती है, सबसे ज्यादा क्या, देश में सबसे ज्यादा क्या मिलती है, उत्पादन मिलता है, तो वहां की उत्पादकता क्या है, ज्यादा। ठीक है, और ये याद रखोगे उत्पादक मृदा हमेशा क्या होती है, उर्वर होती है। ठीक है, प्रोडक्टिव सॉइल क्या होंगी, फर्टाइल होंगी। लेकिन ये जरूरी नहीं है सारी फर्टाइल सॉइल है वो क्या हो, उत्पादक हो। क्यों, क्योंकि कई बार सॉइल फर्टाइल होते हुए भी जो फेवरेट वेदर की वेदर कंडीशन है उनके कारण उत्पादन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करूं, पाला गिर गया, ठीक है, लू चल गई, या अनावृष्टि हो गई, अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि का मतलब बारिश कम हुई, अतिवृष्टि का मतलब बारिश बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, उससे फसल क्या हो जाती है, नष्ट, या कीट लग गए, रोग लग गए, उससे उत्पादन क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये जरूरी नहीं है जो उर्वर मृदा हो वो क्या हो, उत्पादक। लेकिन ये जरूरी है कि प्रोडक्टिव है, उत्पादक है, तो क्या होगी, उर्वर होगी। ठीक है, देखो जीवाश्म पदार्थ मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, करेंगे। देखो भौतिक, वायु संचार बढ़ाएंगे, जल धारण क्षमता बढ़ाएंगे। ठीक है, रासायनिक की अगर बात करूं तो पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाएंगे। जैविक की अगर बात करूं तो सूक्ष्म जीवों को अगर भोजन ज्यादा मिलेगा तो सूक्ष्म जीवों की मात्रा भी क्या होगी, अच्छी होगी, क्रियाशीलता भी उनकी क्या होगी, अच्छी होगी। तो तीनों दशाओं में क्या कर रहा है, सुधार कर रहा है। अब इसमें पहला आता है मृदा संरचना। क्या है, मृदा। अब देखो जीवाश्म पदार्थ अगर डालोगे तो मृदा की संरचना है उसमें क्या होता है, सुधार होता है। मृदा की संरचना में क्या होगा, सुधार। देखो जीवाश्म पदार्थ के सड़ने गलने पर चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं। ठीक है, सुना होगा कि हुमस है वो कणों को आपस में बांध के रखती है। ठीक है, जो मृदा कणों को आपस में क्या रखती है, बांध कर रखती है, जिससे दानेदार संरचना का क्या होता है, निर्माण, जिससे मृदा संरचना में भी क्या होगा, सुधार। क्या होता है, सुधार। ठीक है, इनका विच्छेदन होगा तो हुमस बनेगी। हुमस क्या करती है, मृदा कणों को बांध के रखती है, जिससे मृदा की संरचना कैसी होगी, दानेदार होगी। और दानेदार संरचना क्या होती है बेटा, अच्छी होती है। ठीक है, दानेदार या ग्रेनुलर, इंग्लिश में बोले तो ग्रेनुलर। फिर दूसरी आती है जल धारण क्षमता। अब हुमस की जल धारण क्षमता हमेशा अधिक होती है। ठीक है, अगर किसी मृदा में आप जीवाश्म पदार्थ या हुमस की मात्रा बढ़ाते हो तो उसकी जल धारण क्षमता क्या होती है, बढ़ती है। अब जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती क्या है, तो कोई मृदा कितने समय तक वाटर को होल्ड करके रखती है। जैसे फोन आता ना, होल्ड करके रखना, एक बार आप रुको, मैं बुला रहा हूँ, या होल्ड रखना, रुकना एक बार, तो रोक के रखना है। ठीक है, तो कितने समय तक पानी को रोक के रखती है उसको हम क्या कहते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, क्लियर। चलो देखो हुमस की जल धारण क्षमता अधिक होती है, जिसके कारण मृदा की जल धारण क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हुमस जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90% जल सोख लेती है। रेतीली एवं दोमट मृदा में जीवाश्म पदार्थ डालने पर उनकी जल धारण क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। रेतीली जैसे अपने यहाँ है, ठीक है, जैसे राजस्थान में बलुई मृदा है। ठीक है, तो बलुई मृदा में अगर आप जीवाश्म पदार्थ डालते हो तो उसकी जल धारण क्षमता क्या हो जाती है। ठीक है, और जीवाश्म पदार्थों की अगर मात्रा कम होने लग गई तो पानी है वो कम समय के लिए मृदा में रुकेगा, तो हमें बार बार क्या करनी पड़ेगी,
सिंचाई इरिगेशन करना पड़ेगा। फिर आता है वायु संचार। तो मैंने कहा था कि भौतिक दशा में सुधार करता है, तो वायु संचार में भी क्या करेगा, बढ़ोतरी करेगा। और वायु संचार में बढ़ोतरी होती है तो बेटा सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अधिक होती है, जड़ों को श्वसन जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी मिलती है, ठीक है, जिससे पौधों की वृद्धि भी क्या होती है, अच्छी होती है। तो जीवाश्म पदार्थ के मृदा में डालने से रंध्रावकाश प्रतिशतता में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, जिससे मृदा में वायु संचार की क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। फिर आता है मृदा ताप। ठीक है, अब देखो इसका कलर कैसा होता है, गहरा भूरा या काला। तो ये ताप का अवशोषण बहुत जल्दी करेंगे, करेंगे ना। तो ये ताप को क्या रखती हैं, मेंटेन रखती हैं। देखो मृदा में जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से मृदा गहरे रंग की हो जाती है, जिससे मृदा के तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी। जीवाश्म पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण के समान कार्य करते हैं क्या, पत्तियों से ढक दो, आवरण का काम कर रही है, जिससे सर्दियों में मृदा का तापमान में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, सर्दियों में ठंडी नहीं होती है मृदा। फिर है मृदा अपर्दन। अब मैंने क्या कहा बेटा कि ये क्या रखते हैं, कणों को बांध के रखते हैं। अब एक तो छोटा कण है, उसको पानी जल्दी बहा के लेके जाएगा, हवा के साथ जल्दी उड़ेगा, जैसे रफा बोलते हैं हम, रफा, छोटे छोटे कण वो जल्दी उड़ते हैं ना हवा के साथ। अगर वही कण बड़े हों तो उड़ेंगे क्या, नहीं उड़ेंगे। ठीक है, तो ये कणों को बांध कर रखती है, जिससे मृदा का अपर्दन क्या होगा, कम। ठीक है, सोइल इरोजन में क्या होगी, कमी होती। जीवाश्म पदार्थ को मृदा में डालने से मृदा कण एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, बंध जाते हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन कम होता है। मृदा सतह से जल का बहाव मृदा कणों के बंधने के कारण कम हो जाता है, पानी के साथ कम बहेंगे। ठीक है, एवं मृदा कटाव में भी क्या आएगी, कमी, क्या आती है, कमी। फिर आता है भूपरिष्करण। भूपरिष्करण क्या होता है, मृदा को तैयार करने के लिए की जाने वाली क्रिया को हम क्या कह सकते हैं, भूपरिष्करण। ठीक है, या कह सकते हो पौधों के लिए या फसलों के लिए मृदा को विभिन्न तरीकों से तैयार करना या पौधों के लिए अनुकूल दशा बनाना क्या कहलाता है, भूपरिष्करण कहलाता है। देखो जीवाश्म पदार्थ के मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भूपरिष्करण क्रिया करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्या हो जाएगा, आसान। फिर है वाष्पीकरण। क्या है, वाष्पीकरण या इवोपोरेशन। जीवाश्म पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करते हैं, बता चुका हूँ। अब आवरण का मैं ये मेरा हाथ है, इसको मैं अगर ढक दूं तो इसमें पानी है वो बाहर नहीं निकलेगा। जैसे पानी गर्म करते हैं, बर्तन से ढक देते हैं तो पानी बाहर नहीं निकलता, भाप के रूप में नहीं निकलता ना। वैसे ये क्या करेंगे, जीवाश्म पदार्थ मृदा को ढक के रखेंगे, जिससे मृदा से जल वाष्पीकरण कम होता है एवं नमी बनी रहती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए क्या होती है, उपयोगी। समझ गए, ढक के रखते हैं। जैसे एक मल्चिंग आता है, एक नाम आता है मल्चिंग। ठीक है, खेत को हम क्या करते हैं, घास फूस से या पॉलीथीन से ढक देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मल्चिंग। और जो पदार्थ इसमें काम में ले रहे हैं ढकने के लिए, उनको क्या कहते हैं, मल्च कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्च। तो ये एक तरीके से किसका काम कर रहे हैं, मल्चिंग का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, मल्चिंग। फिर आता है सुगठिता तथा सहसंजन। देखो बलुई मृदा बलुई मृदा में हुमस को मिलाने पर सुगठिता तथा सहसंजन आदि गुणों में क्या होती है, बढ़ोतरी। जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर इन गुणों में क्या आती है, कमी। क्या आएगी, कम। ठीक है, बलुई में मिलाओगे तो क्या होगी, बढ़ोतरी। अगर किस में मिलाओगे बेटा आप, चिकनी में, तो क्या आती है, कम। अब फिर आता है धनायन विनिमय क्षमता या केटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो मैं बता चुका हूँ हुमस की कितनी होती है, तो इसकी क्या है, धनायन विनिमय क्षमता अधिक है। तो अगर मृदा में आप मिलाओगे तो मृदा की धनायन विनिमय क्षमता भी क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, हुमस की धनायन विनिमय क्षमता के अधिक होने के कारण मृदा में मिलाने से धनायन विनिमय क्षमता में क्या होती है, हुमस कणों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम आदि धनायन क्या होते हैं, अवशोषित होते हैं। क्योंकि हुमस पे चार्ज कैसा है बेटा, नेगेटिव। कैसा चार्ज है, नेगेटिव। और नेगेटिव किसको आकर्षित करेगा, पॉजिटिव को। ठीक है, ये कहाँ अधिशोषित होंगे, हुमस पे या मृदा कोलाइड पे क्या होंगे, अधिशोषित। उर्वरकों से प्राप्त अमोनियम
अमोनियम फर्टिलाइजर मैंने पढ़ाए थे। वो अमोनियम का भी अधिशोषण का हुमस के द्वारा हो जाता है, जिसके कारण उनकी क्या नहीं होती, लीचिंग नहीं होती। क्या नहीं होती, लीचिंग। और लीचिंग क्या होती है, पानी के साथ पोषक तत्व का नीचे जाना क्या कहलाता है, लीचिंग या निक्षालन कहलाता है। फिर आता है उभय प्रतिरोधन क्षमता। अब उभय प्रतिरोधन क्षमता होती क्या है, जब बेटा मृदा में या किसी भी विलयन में, ठीक है, हम अम्ल या क्षार कुछ मात्रा में क्या डालते हैं, अम्ल या क्षार डालते हैं, तो उसके पीएच में अचानक परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, या कह सकते हो उभय प्रतिरोधी विलयन में कि विलयन की पीएच को अगर परिवर्तन करना है या पीएच चेंज करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या डालना पड़ेगा, अम्ल या क्षार। उसको हम क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधी क्षमता। अब हुमस है वो क्या करती है, उभय प्रतिरोधी क्षमता में क्या करती है, बढ़ोतरी करती है, जिससे मृदा का पीएच अचानक परिवर्तित नहीं होगा। फिर आता है पोषक तत्व की मात्रा। अब देखो धनायन विनिमय क्षमता अधिक होगी तो पोषक तत्व की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, और धनायन विनिमय क्षमता को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सीईसी, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, अगर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, मृदा में जीवाश्म पदार्थ मिलाने से पौधों के लिए आवश्यक तत्व है, जैसे नत्रजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सल्फर आदि की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मृदा में ये पोषक तत्व जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं, प्राप्त। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर आता है लवणता में सुधार। अब देखो हुमस का जो प्रवृत्ति बताई थी वो कैसी होती है, अम्लीय। ठीक है, जब अम्ल और क्षार दोनों मिलते हैं तो तो क्या करेंगे, पीएच के मान को सुधारते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल दोनों की मात्रा समान है तो जल कैसा होगा बेटा, उदासीन। कैसा होता है, उदासीन। या अम्ल व क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। बस क्या बनाते हैं, लवण। ठीक है, तो मृदा में जीवाश्म पदार्थ को मिलाने से विच्छेदन उपरांत कार्बनिक अम्ल जैसे सीट्रिक, ब्यूटायरिक एवं एसिटिक अम्लों का क्या होता है, निर्माण, जिससे मृदा लवणता में क्या होगा, सुधार। ठीक है, यहाँ क्षार थे और यहाँ क्या आ गई, अम्ल, दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उदासीन कर देते हैं। फिर आती है पोषक तत्व की उपलब्धता में वृद्धि। देखो जीवाश्म पदार्थों के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। ये अम्ल मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उपलब्ध रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित। ठीक है, जो पौधे को उपलब्ध नहीं हो रहे थे, पोषक तत्व तो थे लेकिन पौधों के लिए प्राप्य रूप में नहीं थे, उनके साथ ये कार्बनिक अम्ल क्रिया करेंगे और क्रिया करके किसमें परिवर्तित कर देंगे, उपलब्ध रूप में। ठीक है, जैसे अविलेय एल्यूमिनियम तथा आयरन फॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोरस को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एल्यूमिनियम और तथा आयरन है वो फॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोरस को किस में चेंज कर देते हैं, सॉरी, फॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोरस को विलेय रूप में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, क्लियर। पहले फॉस्फेट आयन था, फॉस्फेट था, ये अविलेय में था। ठीक है, इसके साथ क्रिया किसने की, एल्यूमिनियम और आयरन ने, और किस में परिवर्तित कर दिया, विलेय। ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं था, फिर किस में चेंज कर दिया, अवेलेबल फॉर्म में। ठीक है, क्लियर, प्राप्य रूप में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। फिर है जैविक प्रभाव, जैविक प्रभाव। ठीक है, देखो जितने भी अपने कार्बनिक पदार्थ थे वो किसका भोजन थे, सूक्ष्म जीवों का। सूक्ष्म जीवों को भोजन अधिक मिलेगा तो सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता भी क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे मृदा की जैविक दशा में क्या होता है। देखो जीवाश्म पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन है, जिससे जीवाणु की क्रियाशीलता में क्या होती है, बढ़ोतरी। इससे मृदा की जैविक दशा में क्या होगा, सुधार। ठीक है, अब सूक्ष्म जीव हैं ये क्या काम करेंगे, अमोनीकरण करेंगे, नाइट्रिफिकेशन करते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता बढ़ेगी तो इन प्रक्रियाओं में क्या आएगी, तेजी है। ठीक है, या कह सकते हो इनकी प्रक्रिया क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, तो देखो जीवाश्म पदार्थ के विच्छेदन के दौरान अमोनीकरण, नाइट्रीकरण तथा नाइट्रीकरण जैसी लाभप्रद क्रिया होती है।
ताजा जीवाश्म पदार्थ केंचुओं, चींटियों आदि को खाद्यांश प्राप्त प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? खाद्यांश का मतलब भोजन प्रदान करते हैं। ये जंतु मृदा को खोदकर कैसी बनाते हैं? रंध्र युक्त बनाते हैं, जिससे वायु संचार और जल निकास में क्या होती है? वृद्धि। ठीक है, जल निकास किसको बोलते हैं? अतिरिक्त जल को बाहर निकालना। ठीक है, अतिरिक्त जल का बाहर निकलना नहीं, जल तो पूरा निकाल दो, अतिरिक्त जल को हम बाहर निकालेंगे, उसको जल निकाल। फिर हम मृदा में उपस्थित जीवाणुओं हेतु जीवाश्म पदार्थ उनके भोजन तथा ऊर्जा का क्या है? महत्वपूर्ण स्रोत। इन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हीं से क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है, जिससे मृदा की उर्वरता में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, फिर आता है पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। किस पे प्रभाव? पौधों की वृद्धि। देखो, हुमस में वृद्धि कारक हार्मोन, कौन से हार्मोन? वृद्धि कारक। मैंने कहा था ना कि उर्वरकों से हमें पोषक तत्व ही मिलेंगे, लेकिन खाद्यों से हमें क्या मिलते हैं? हार्मोन्स मिलते हैं, एंजाइम मिलते हैं, और लगभग सभी पोषक तत्व मिलते हैं ना। तो हुमस में वृद्धि कारक हार्मोन होते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड। कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा इंडोल प्रोपियोनिक अम्ल। दोनों ही हार्मोन, ठीक है, पाए जाते हैं। इन हार्मोनों से पौधों में क्या होती है? वृद्धि होती है। पौधों में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, पौधे को बेटा वृद्धि करने के लिए हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, और हार्मोन्स को दो भागों में बांट देते हैं हम, एक वृद्धि कारक, एक वृद्धि निरोधक। ठीक है, वृद्धि रोकने वाले और एक वृद्धि बढ़ाने वाले। ठीक है, वृद्धि कारक तो जैसे ऑक्सीजन हो गया अपना। ठीक है, ऑक्सीजन है वो कैसा है? वृद्धि कारक है। ठीक है, वृद्धि रोकने वाले की अगर बात करें तो एथिलीन है, जो फलों को पकाने में काम में आता है, वो कैसा है? वृद्धि रोकने वाला। ठीक है, फिर आता है जीवाश्म पदार्थों का मृदा में हानिकारक प्रभाव। जीवाश्म पदार्थों में मृदा में हानिकारक प्रभाव, ये हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, क्या हानिकारक प्रभाव है तो ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो।